रमेशपुरम के छोटे से गांव में नीरज रहा करता था और हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा करता था। नीरज छाते बेचने और बनाने का काम करता था, इसीलिए उसका मुनाफा सिर्फ बरसात के समय ही होता था। पता नहीं क्यों कोई दुकान पर आ ही नहीं रहा। ना जाने कैसे लोगों से इस दुनिया में पाला पड़ा है। कम से कम मेरा भला तो करे। अरे क्यों चिंता करते हो जी, मैं हूँ ना, तुम उसकी बिल्कुल चिंता ना करो। जब तक हमारा ये छतरी का व्यापार नहीं चलेगा, मैं दूसरों के यहाँ काम करके अपना घर चला लूंगी। मैं क्या करूँ भाग्यवान, मुझे अच्छा नहीं लगता तुमसे काम करवाना। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही नीरज अपना घर चलाया करता था, तो कभी दूसरों के यहाँ काम करके रमेशपुरम गांव में कई सारी तकलीफें ऐसी ही होने लगी थी। इस गांव की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कल ही अचानक कितनी तेज धूप हो गई। हाँ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। इसी खराब मौसम के चलते मेरे बच्चे बीमार हो गए। मैं वैद्य जी का कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे और गांव के लोगों का इलाज करेंगे। गांव वाले बदलते मौसम की वजह से बीमार हो रहे थे। चारों तरफ बारिश की अफरा तफरी थी। तब वहाँ पर वैद्य जी आए और उनसे कहने लगे, इस गांव में जब भी आओ घटनाएं हो चुकी होती हैं। ये सब कुछ उस बुढ़िया के श्राप की वजह से हुआ है। खैर, मुझे इन गांव वालों के आपसी मसलों में नहीं पड़ना, अपना काम करना है। आओ आओ, सब लोग जो भी बीमार है सरपंच के घर आ जाओ। अरे वो देखो, वैद्य जी आ गए। चलो सब सरपंच जी के घर चलते हैं। वैद्य जी को दिखाने के लिए सब सरपंच जी के घर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सरपंच एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था, जिन्हें देख गांव वाले और चिंतित हो गए। मेरी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे प्राणों का कुछ भी हो सकता है। बस आप हिम्मत मत हारिए। मैंने आपके लिए ये कुछ दवाएं और ये इंजेक्शन लिख दिए हैं। जल्द से जल्द इन्हें मंगवा लीजिए और इन्हें खाना शुरू कीजिए। आप ठीक हो जाएंगे। तुम मेरे गांव वालों की रक्षा करो, किसी भी बच्चे या बूढ़े को कुछ ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा। वैद्य जी सरपंच के घर में ही गांव के लोगों की जांच करने लगे। बारिश और तेज होती गई। सारे के सारे गांव में बारिश की वजह से परेशान हो गए। आधा गांव पानी से भर चुका था। सिर्फ नीरज का घर ही ऐसा था जिसके घर में पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। यूं कहे तो नीरज का घर उस गांव में होते हुए भी वहां बारिश की एक बूंद ना गिरी, जिसे देख सब दंग रह गए और नीरज के घर जाकर पूछने लगे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर बारिश क्यों नहीं हो रही? कौन सा जादू टोना किया है नीरज भाई? पता नहीं, ना मेरे घर बारिश होती है ना ज्यादा धूप आती है। ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही। हो ना हो कोई बात तो जरूर है। हाँ हाँ, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें ये वरदान मिला है। भाग्यशाली कहाँ हूँ बहन, कितने दिनों से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पाया हूँ मैं। पत्नी और मुझे हम दोनों को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है ताकि हमारा घर चल सके। उतने में वहाँ पर वैद्य जी सरपंच के घर से सबका इलाज करके आए और नीरज के घर बारिश ना पाकर कहने लगे, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? तुम इस गांव के कर्ता धर्ता कैसे हो सकते हो? उस बुढ़िया के श्राप ने तुम्हें इस गांव को बचाने के लिए चुना है। इसका मतलब वो हुनरबाज तुम हो। हे भगवान। वैद्य जी की बात सुनकर सब दंग रह गए और वैद्य जी से पूछने लगे, वैद्य जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कर्ता धर्ता, बुढ़िया, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये बहकी बहकी बातें आप कब से करने लगे? लगता है सच्चाई बताने का सही समय आ गया है। सारे गांव वालों को यहाँ बुला लो और सब मेरी बात गौर से सुनना। वैद्य जी ने सभी को इकट्ठा किया और सबको एक रहस्यमयी तरीके से बातें बताने लगे। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। तुम्हारे गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ा जंगल काट दिया था। हाँ, काट दो पूरा जंगल। इस जंगल की लकड़ियों को बेचकर हम अच्छा पैसा बना लेंगे। काट दो। साहब, जंगल के ठीक बीचों बीच एक बुढ़िया की कोठरी है, उसका क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें सोचना क्या है, उस बुढ़िया का घर तोड़ दो और क्या। सरपंच के इतना कहते ही उन सब ने मिलकर बुढ़िया का घर तोड़ दिया और जब बुढ़िया वहाँ आई तो पूरा जंगल कटा हुआ और अपना घर टूटा देखकर कहने लगी,
तुम सब पापियों का नाश अवश्य आएगा। तुमने मेरा घर और परिवार उजाड़ा है, तुम्हारा घर और परिवार उजड़ जाएगा। ये जंगल मेरे परिवार से कम नहीं था। जी कृपा करके ऐसा श्राप न दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हारे गांव में हुनरबाज आएगा, जो अपनी हुनर से गांव को प्रलय के प्रकोप से बचाएगा। उसकी बनाई हुई चीज को अपने घर पे लगा देना। ऐसा करते ही तुम्हारी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। नीरज के घर बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि नीरज ही वो हुनरबाज है। लेकिन मुझ में ऐसा कौन सा हुनर है जो गांव की इतनी मदद कर सकता है? तुमसे अच्छी छतरी कोई बना सकता है भला? तुम अपनी बनाई हुई एक छतरी दो। नीरज की पत्नी ने नीरज की बनाई हुई एक छतरी ली और उस गांव के एक घर में जाकर लगा दी। जैसे ही छतरी लगी, वो घर साधारण घर से छतरी घर में तब्दील हो गया। मानो एक छोटी सी छतरी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे घर को ढक लिया, जिसे देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। देखा आप सबने, तुम्हारे गांव का भला सिर्फ और सिर्फ नीरज ही कर सकता है। नीरज भाई, मुझे भी एक छतरी बनाकर दीजिए ना। मेरे बच्चे बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी नीरज भाई साहब, मुझे भी दीजिए। तुम सब ऐसे पराये जैसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं पूरे गांव के लिए छतरी बनाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। जी, मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी। नीरज ने दिन रात मेहनत करके छतरी बना के तैयार कर दी और देखते ही देखते सभी को छतरी देना शुरू कर दिया। सभी नीरज की बनाई हुई छतरी ले जाते और अपने अपने घरों में लगा देते। सभी के घर छोटे से मामूली घर से छतरी घर में तब्दील हो गए थे। सभी की छतरी घर को देखकर सरपंच अपनी बीमारी वाली अवस्था में ही वहाँ आ गया और कहने लगा, नीरज, तुम मुझे छतरी नहीं दोगे? जी सरपंच जी, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपको छतरी क्यों नहीं दूंगा? वैसे ये श्राप कब तक चलेगा? इसका कोई अंत नहीं है क्या? छतरी से हमारा घर सुरक्षित हो गया है बस, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही और ना ही लोगों की हैरानी कम हो रही है। हम गांव वालों को मिलकर कई सारे पौधे लगाने होंगे, तब जाकर उस बुढ़िया के श्राप से मुक्त हो पाएंगे। बल्कि आज ही हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस बुढ़िया का श्राप चला जाए। मैं ठीक वैसा ही करूंगा। नीरज अपने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह पौधे लगाना शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। छतरी घर की मदद से गांव वाले अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगते हैं। नीरज की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। कई महीनों तक पौधे लगाने की वजह से उस गांव में बारिश बंद हो जाती है और बुढ़िया का श्राप भी खत्म हो जाता है। सब अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। एक गांव में धनी राम नाम का एक अकड़ू और घमंडी सेठ रहा करता था। एक दिन धनी राम की पत्नी अर्चना धनी राम से बोली, अजी सुनिए, आप गांव वालों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्चना कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। लो कर लो बात, भला इसमें आपके काम की बात कहाँ से आ गई जी? अर्चना, मेरा सूद का व्यापार है। अगर मैं सभी गांव वालों से अच्छी तरह से बात करूंगा तो वो मेरे सारे पैसे मारकर बैठ जाएंगे। इतना बोलकर धनी राम अकड़ता हुआ अपनी हवेली से बाहर चला गया और सीधा मुखिया के घर पर पहुंच गया। मुखिया जी, तुम्हारे गरीब मित्र ने अभी तक मेरे पैसे सूद सहित वापस नहीं लौटाए। अरे धनी राम जी लौटा देगा, अभी इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है। मुखिया जी, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे जितना वक्त देना था दे दिया। अब या तो मुझे मेरे पैसे दिलवा दो, नहीं तो मैं उसकी जमीन छीन लूंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, सुखिया बेचारा बहुत गरीब है। छोटी सी जमीन है उसकी, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, सीधे सुखिया के पास जाऊंगा। धनी राम सीधा अपनी हवेली चला गया। धनी राम को देखकर उसका वफादार साथी कालिया उससे बोला, क्या बात है सेठ जी, आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं कालिया,
ये सुखिया अपने आप को समझता क्या है? आज तो मैंने मुखिया को भी धमकी दे दी है कि कल या तो मुझे मेरे पैसे चाहिए या सुखिया की जमीन। सेठ जी, ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। जब कोई किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता तब उसकी जमीन छीन ली जाती थी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। धनीराम जी, कुछ ही दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है और गर्मी के दिनों में हर परिवार की आवश्यकता होती है पंखा, कूलर। हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। लगभग सारे गांव ने आपसे कुछ ना कुछ कर्ज ले रखा है। उन सबके घरों के कूलर और पंखे ब्याज के रूप में ले लीजिए। इस तरह आपकी ब्याज भी वसूल हो जाएगी और लोग आपके कर्जदार भी बने रहेंगे। वाह कालिया वाह, तुम्हारी बुद्धिमानी की तो मैं पहले भी प्रशंसा करता था और अब तो मैं इसका कायल भी हो गया। कुछ दिन बाद भयंकर गर्मी की शुरुआत हो गई। सुखिया बाजार से नया कूलर लेकर घर पर आया ही था कि तभी उसकी 12 वर्षीय बेटी चंपा खुश होते हुए अपनी माँ से बोली, अरे माँ, देखिए पिताजी बाजार से नया कूलर लेकर आए हैं। अजी, क्या जरूरत थी कूलर लाने की? पहले आपको धनीराम जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देना चाहिए। आप बता रहे थे कि धनीराम मुखिया को हमारा खेत छीनने की धमकी देकर गया है। मैं कुछ दिनों बाद धनीराम जी की पाई पाई लौटा दूंगा चंपा। अगर गर्मियाँ नहीं आती तो मैं तो सारा कर्ज चुका देता। तभी वहाँ पर धनीराम अकड़ता हुआ कालिया के साथ आ गया। वाह सुखिया वाह, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, मगर बाजार से नया कूलर खरीदने के लिए पैसे हैं। धनीराम जी, मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाते रहना सुखिया, फिलहाल तो मैं ब्याज के रूप में तुम्हारा ये कूलर उठाकर ले जा रहा हूँ। धनीराम सुखिया का कूलर घर से जबरदस्ती ले गया और शाम तक धनीराम ने अपनी हवेली में रखवा दिए और कालिया से बोला, तुम्हारा जवाब नहीं कालिया। अब इन गांव वालों को पता चलेगा कि मेरे पैसे समय पर नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। आपका दबदबा और बढ़ जाएगा सेठ जी। जब लोग गर्मी में सड़ेंगे तब वो अपने घर के पंखे और कूलर लेने के लिए आपके पास गिड़गिड़ाते हुए आएंगे। तब आप मनमानी ब्याज वसूलना। अगले दिन सुखिया की बेटी रोते हुए बोली, पिताजी, अब क्या होगा? धनीराम जी तो हमारा कूलर और टूटा हुआ पंखा भी छीन कर ले गए। बिटिया, वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि गांव के हर घर से कूलर और पंखा छीन कर ले गया है। आज जब मैं कूलर मांगने गया तो धनीराम ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे उसकी आधी रकम लौटा दी। उसके बाद भी उसने ना तो मुझे मेरा कूलर दिया और ना ही टूटा हुआ पंखा। जो भी हो, भयंकर गर्मी पड़ रही है, अब क्या होगा? यही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब है आरती। मेरे पास तो अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे जिससे मैं अपने खेत में कुछ खेती कर सकूं। अरे फसल बेचकर तो अपनी बिटिया चमकी के लिए मैंने कूलर खरीदा था। कुछ दिनों बाद गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगी। ये सब देखकर भी धनीराम को उन सब पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। देखा कालिया, सारे गांव वाले गर्मी के मारे कितने परेशान हैं। आपके पैसे नहीं देने का अंजाम भुगत रहे हैं सेठ जी। इधर सुखिया चिंतित अवस्था में अपने खेत की ओर देख रहा था कि तभी गांव के सबसे बूढ़े काका सुखिया के पास आकर बोले, क्या हुआ सुखिया, काहे को चिंतित बैठे हो? अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते हैं कि धनीराम ने गांव में सबका जीना हराम कर दिया है। मेरे पास तो अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। काका बड़े ही रहस्यमयी अंदाज में सुखिया से बोले, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सुनो मेरी बात। यहाँ से कुछ दूर जंगल शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिनों में उस जंगल में एक दुकान लगती है और उस दुकान पर तरबूज के बीज बिकते हैं। तुम उन बीजों को खरीद लो और अपने खेत में बो दो। काका, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जब तक तरबूज की फसल तैयार होगी तब तक तो उसका समय ही निकल जाएगा।
तुम उन बीजों को लेकर तो आओ, और हाँ, ये एक रहस्य है, इस रहस्य का कभी खुलासा मत करना। इतना बोलकर काका वहाँ से चले गए। ये काका भी ना कमाल की चीज है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो, फिर भी देखने में क्या बुराई है। सुखिया काका के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक छोटी सी दुकान लगी हुई थी और वहां पर तरह तरह के बीज रखे हुए थे। सुखिया दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे मेरे गांव के बूढ़े काका ने आपका पता बताया है। क्या मुझे कुछ बीज मिल सकते हैं? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम इन तरबूज के बीजों को ले जाओ। बीजों की कीमत मेरे पास कुछ दिनों बाद स्वयं आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिनों बाद समझ जाओगे। सुखिया उन तरबूज के बीजों को लेकर अपने घर चला आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। कल से मैं और चमकी भी हमारे साथ खेत में काम करेंगे। इसी बहाने खेतों में कुछ हवा तो खाने को मिलेगी। सुखिया उन बीजों को बोने लगा। अगली दोपहर सुखिया और उसका परिवार जब अपने खेत में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खेत में बहुत बड़े आकार के तरबूज रखे हुए थे। अरे आरती, एक रात में कौन सी फसल उगती है, वो भी इतने बड़े आकार की? समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। इन तरबूज को काटकर इनका छत भी बनाया जा सकता है। सुखिया ने एक बड़ा सा तरबूज उठाकर उसको बीच में से काट दिया और अपनी बेटी को खिलाने लगा। अचानक चमकी धूप के कारण बेहोश हो गई। चमकी, क्या हुआ बिटिया? आंखें खोल। लगता है ये धूप के कारण बेहोश हो गई। सुखिया तुरंत उस तरबूज के छिलके को छाते का आकार देकर चमकी के ऊपर ढक दिया। अचानक चमकी होश में आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, गर्मी इतनी जल्दी खत्म हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी, इस तरबूज के छाते के नीचे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कूलर के सामने बैठी हूँ। चमकी की बात सुनकर सुखिया ने तुरंत 2 तरबूज काटकर उनका छाता बना दिया। सुखिया और उसकी पत्नी को बर्फ जैसी ठंडक का एहसास होने लगा। अजी, आखिर ऐसे कौन से तरबूज के बीज लेकर आए हैं आप, जो कि इतने चमत्कारी तरबूज हमारे खेत में उगाए? सुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक रहस्य है आरती। पिताजी, हमारा पूरा गांव गर्मी के मारे परेशान है। आप तरबूज बेचने के बजाय तरबूज का छाता क्यों नहीं बेचते? सुखिया को चमकी का उपाय बहुत पसंद आया। सुखिया बाजार में तरबूजों के छाते बनाकर बेचने चला गया। एक व्यक्ति जो कि गर्मी से परेशान था, वो आकर बोला, अरे भैया, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तरह का छाता तो मैंने पहली बार देखा है। ये तरबूज का छाता है। इस छाते के नीचे आपको बर्फ जैसी ठंडक महसूस होगी। तो फिर लाइए, एक मुझे दे दीजिए। वो ग्राहक जैसे ही उस तरबूज के छाते के नीचे आया, उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। भैया, मजा आ गया। तुम्हारा ये तरबूज का छाता तो चमत्कारिक है। कुछ ही दिनों में सारा गांव सुखिया के तरबूज का छाता इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर कूलर और पंखों के दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो गई। उन सब ने एक मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में एक दुकानदार सारे दुकानदारों से बोला, ये सब धनी राम के कारण हुआ है। ना ही वो सारे गांव के पंखे और कूलर ब्याज के रूप में उठाकर ले जाता, और ना ही सुखिया के तरबूज के छाते इतने प्रसिद्ध होते। अरे, उसके छाते के नीचे तो ठंडक महसूस होती है, तो भला लोग हमसे हमारे कूलर और पंखे क्यों खरीदेंगे? सारे फसाद की जड़ धनी राम है और उसका साथी कालिया। उन दोनों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हमें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो सारे दुकानदार एकत्रित होकर दूसरे दिन धनी राम के घर पर पहुंच गए। इतने दुकानदारों को देखकर धनी राम और कालिया घबरा गया। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये सब तुम्हारी ही करने का असर है कि हमें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है।
इतना बोलकर दुकानदार सभी दुकानदारों से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे। धनीराम और कालिया गांव छोड़कर भाग गए। सुखिया की आर्थिक स्थिति अब बहुत ज्यादा सुधर चुकी थी। सुखिया बूढ़े काका के पास जाकर बोला, काका, आखिर वो दुकानदार कौन से बीज बेचता है? क्या अब भी मुझे इस रहस्य के बारे में नहीं बताएंगे? मुझे उसके बारे में मेरे परदादा ने बताया था। उन दिनों कूलर पंखे नहीं हुआ करते थे, तो वो सब तरबूज के इसी छाते का इस्तेमाल करते थे। सुखिया मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। सुखिया आज भी तरबूज के छाते बनाकर बेचता है।